जो जिक्र भी कर रहे थे सतीश केसरी जी की, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी 2009 में आडवाणी को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे, जैसा कि सतीश जी ने भी बताया। उनको बहुत ज्यादा उनको लग रहा था सतीश जी के मैंने मुताबिक नाम लेकर नहीं कहा भैया जी। नहीं, आपने जो कहा वो हमारे दर्शक भी समझ गए, हम भी समझ गए, अशोक वानखेड़े जी भी समझ गए। जो लोग चाहते थे कि भाई उनका रास्ता रुक सकता था, क्या यही आशंका योगी आदित्यनाथ को भी 2024 में देखने को मिल सकती है कि उन्हें भी कोई हो मोदी के जीतने से? अभिषेक जी, ये हास्यास्पद है कि योगी जी को प्रधानमंत्री के कार्य उम्मीदवार के रूप में सोचना भी। जहां तक संघ है, संघ भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हो या प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हो, ये नॉन संघीय आदमी को बनाएगा नहीं किसी भी हालत में। ये तो सुषमा स्वराज कब की अध्यक्ष बन चुकी होती पार्टी की। उनको संघ का प्रचारक ही चाहिए जो पार्टी में अध्यक्षता करे। योगी आदित्यनाथ को उन्होंने किसी एजेंडे के तहत लाया, लेकिन वो एजेंडा फ्लॉप हुआ, क्योंकि यूपी का ये जो इलेक्शन था, इस बार का चुनाव, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल वाला चुनाव था। और जितनी ताकत प्रधानमंत्री ने थोप दी, जितना एक एक मंत्री को थोपना पड़ा, यदि योगी आदित्यनाथ का 5 साल का कार्यकाल बहुत बेहतरीन होता तो शायद इतनी ताकत नहीं झोंकनी पड़ती। तो वर्तमान में वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी आपने प्रधानमंत्री जी का पूरा भाषण जो सुना हो जी, जो विजय के बाद दिया, उन्होंने एक बार भी योगी का नाम नहीं लिया। और योगी जी ने अपने वक्तव्य में कम से कम 10 बार मोदी जी का नाम लिया कि मोदी जी की विजय है। ये विजय सिर्फ मोदी जी की, नरेंद्र मोदी का चेहरा और अमित शाह की जो रणनीति, उसकी विजय है। आपको लगता है कि जो पहले फेज, 2 फेज के जो अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो जाटों का मतदान हुआ, याद कीजिए जब जाटों के लोगों की यहां मीटिंग की थी दिल्ली की, हम हंस रहे थे कि 25 जाटों को निकाल के लाए। कौन से नेता है पता नहीं, वो छोटे छोटे नेता थे, लेकिन देश के गृह मंत्री ने जब छोटे नेताओं के कंधे पे हाथ रखा तो वो जाके कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे लग लिए कि जाटों में भी मतदान स्प्लिट हुआ है। तो ये योगी ने तो दिल्ली को हमेशा टेढ़ी नजर से देखा है। अब हम थोड़ा सा संघ पे आते हैं। देखिए, रज्जू बाबू जब तक संघ के संघ चालक थे, तब तक बीजेपी और संघ में सीनियर जूनियर का वो नाता बरकरार था। रज्जू बाबू जाने के बाद आडवाणी जी और अटल जी के जूनियर संघ चालक बनने लगे, और जो दिल्ली का नेतृत्व संघ के दरवाजे नागपुर में मत्था टेकने जाता था, वो आडवाणी जी अपेक्षा करने लगे कि मोहन भागवत और ये तमाम लोग ये मेरे पास आके मिले, क्योंकि संघ में बहुत सीनियर थे। जब आडवाणी जी जब संघ में पहली बार मोहन भागवत अकोला की शाखा में पहली बार जब ज्वाइंट हुए थे, तब आडवाणी जी राजस्थान के इंचार्ज थे। इतनी सीनियरिटी जेनियरिटी का फर्क है। तो किसी भी हालत में इन जूनियर लोगों को घर बिठा के सीनियर, फिर ये बीजेपी में भी नया नेतृत्व उभारना जो संघ के अंडर काम करे, इसी सोच के तहत राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। राजनाथ सिंह बुरी तरह से फेल हो गए आडवाणी जी को और बाकी टीम को, जो D4 थे, इनको घर बिठाने में। फिर गडकरी को लाया गया। गडकरी ने कुछ हद तक बड़े प्यार से समझाने का प्रयास किया कि अब पंडित जी आप घर बैठिए, क्योंकि अब आपका रिटायरमेंट का समय आ गया। लेकिन आडवाणी जी दुविधा में रहते थे। आडवाणी जी जब इन लोगों से बात करते तो एग्री करते थे। घर जाने के बाद उनकी बेटी और बाकी लोग जो है, उनको स्टाफ उनको इतना भर देता था कि आप ही प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हो। आडवाणी जी कब प्राइम मिनिस्टर मटेरियल बने? जब अटल जी गुडफिल फैक्टर के बाद चुनाव हार गए, और जब अटल जी को कहा प्रमोद महाजन जी ने, ये हार इतनी बुरी नहीं है, अभी भी हम सरकार बना सकते हैं, तो अटल जी ने बहुत गुस्से में आके कहा कि जनादेश का आदर करना सीखो। यदि हमें विपक्ष में बैठने का आदेश हुआ है तो विपक्ष में बैठने का, और वहां से उन्होंने संन्यास लिया। उसके बाद वाला अगला जो चुनाव हुआ, वो अटल जी के वो आडवाणी जी के नेतृत्व में बुरी तरह से हार गए। फिर अगला चुनाव हुआ, उसमें भी आडवाणी जी हार गए। उसके बाद आडवाणी जी हाशिए पे चले गए। नया नेतृत्व लाना जरूरी था, लेकिन आडवाणी जाने को तैयार नहीं था। ऐसे टाइम पे एक ऐसा आदमी चाहिए था जो डंके की चोट के मर्सिलेसली
जी। नरेंद्र मोदी का और संघ का कभी पटा नहीं। संघ का जो गुजरात की इकाई थी उसको नरेंद्र मोदी का कभी साथ में नहीं रहा। जितने भी संघ के बाकी आउटफिट थे उनके भी लोगों से कभी संघ का साथ नहीं रहा। उसके बाद जब इन सबको घर बिठाने के लिए वो मोदी जी का पत्ता चला तो मोदी जी के पास पूरी प्लानिंग थी, मोदी जी के पास लोग थे और मोदी जी के पास रणनीति थी। दूसरी ओर कांग्रेस 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार के मुद्दे, 3-3 पावर सेंटर होना, ऐसे में नरेंद्र मोदी का उदय हुआ। आज सिंह साहब ने बहुत पहले कहा कि वैकेंसी कहां है 2024 में भाई। वो आदमी आज भी बगैर हाथ लड़े पूरे फ्लाइट का स्टेयरकेस चढ़ जाता है कूदते हुए। परफेक्ट फिट है। जो आदमी यहां भाषण देने के बाद दूसरे दिन 9 किलोमीटर का रोड शो करता है, 2024 में वो बुढ़ा हो जाएगा या वो उसकी हेल्थ अलाउ नहीं करेगी। अटल जी की तो हेल्थ नहीं अलाउ कर दिया, अटल जी को तो रिटायरमेंट हेल्थ ने कर दिया। नहीं अशोक वानखेड़े जी, बात मैं दूसरी पर्सपेक्टिव से कर रहा हूं। नहीं, दूसरी पर्सपेक्टिव में बता देता हूं। जब तक ऊपर वैकेंसी नहीं होती तब तक नीचे हलचल नहीं होती। और ऊपर के वैकेंसी के लिए आज भी नरेंद्र मोदी के यदि सबसे कॉन्फिडेंट आदमी कोई है जिसपे वो भरपूर विश्वास रखते हो, चाहे लव हेट के रिलेशन हो या कुछ भी हो, वो है अमित शाह। अमित शाह के बगैर वो कुछ नहीं करते। ये चुनाव जब शुरू हुआ, चुनाव के पहले की देखिए AK शर्मा का वो समय, लखनऊ के तेवर, दिल्ली का लखनऊ को समझाना, दिल्ली का कई जगह लखनऊ द्वारा अपमानित होना, और उसके बाद जब चुनाव शुरू हुए तो पूरा चुनाव का कब्जा दिल्ली ने कर लिया। योगी आदित्यनाथ मात्र पपेट जैसे काम करने लगे। उनकी सीट तक दिल्ली ने तय कर ली कि आप उधर जाके लड़िए। योगी आदित्यनाथ का ये मिसमैनेजमेंट था जो लोगों को बहुत भारी पड़ गया, इन लोगों को चुनाव जीतने में। उत्तराखंड में इतनी तकलीफ नहीं हुई। उत्तराखंड में भी एंटी इनकम्बेंसी थी, 3-3 बार चीफ मिनिस्टर बदले थे, लेकिन उत्तराखंड में 2-3 सभाओं ने पूरा पलट दिया। क्योंकि धामी भले ही चुनाव हार गया हो, लेकिन 6 महीने में धामी ने 600 से 700 अध्यादेश निकालकर बहुत सारे काम शुरू करवा दिए थे। तो योगी आदित्यनाथ अभी जो मुख्यमंत्री बनेंगे, कितनी ताकतवर मुख्यमंत्री बनेंगे, यह देखने की जरूरत है। क्या ये लोग भूल गए कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्हीं के लोग विधायक धरने पे बैठे थे, लेकिन कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। शेर की सवारी हो गए थे। अब वो शेर की सवारी नहीं हो गए। अब उनको भी समझ में आ गया कि यदि वो सत्ता में वापस आ गए हैं तो ये दिल्ली की कृपा से आ गए। लाभान्वित जो अनाज बटा है किसके स्कीम से बटा है? कौन सी ऐसी योगी की स्कीम है जो योगी को वोट दे के गई? और ये योगी का ही मिस रूल है जिसमें 44 से 125 तक पहुंच गए हैं अखिलेश, जबकि बाइपोलर हो गया था पूरा चुनाव। 37% वोट है अखिलेश के अलायंस के, 37%। और जब से समाजवादी पार्टी बनी है, सबसे हाईएस्ट वोट जो है वो अखिलेश के नेतृत्व में मिला है। कितने जुगाड़ सिस्टम से ये चुनाव जीतने पड़े। ये चुनाव इजीली नहीं जीता गया। कई मापदंड इसमें नए स्थापित हुए, कई नए जुगाड़ सामने आएंगे। अभी जब अपलोड होगा डाटा तो पता पड़ेगा कितनी सीट 100, 500 पे जीती है, कितनी सीट 1000 पे जीती है, और 1000 और 500 के सीट पे जो पोस्टल बैलेट है उसका कितना वोट है, सारा सामने आएगा। ये सारी चीजें करनी पड़ रही थी क्योंकि आपको वो तकलीफ वाला चुनाव था। इतना गोवा में नहीं हुआ। गोवा का चुनाव कहां चर्चा में था? गोवा में जब पर्रिकर थे, स्टार थे पर्रिकर, बीजेपी का ब्रांड था पर्रिकर गोवा में, तब उन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग की थी कैथोलिक के साथ, तब मैक्सिमम सीट उनको 11 मिली थी। इस बार पर्रिकर नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है, 20 सीट लेके आए, क्योंकि सावंत ने कुछ तो अच्छा काम किया था। तो ये तमाम चीजें देखने, ये हमारे लिए एक चर्चा का विषय हो सकता है कि उनका कद बढ़ा, और यूपी के चीफ मिनिस्टर का कद बढ़ता ही है ऐसा नहीं। कल्याण सिंह तो मटेरियल थे, कल्याण सिंह तो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल थे, यूपी के मुख्यमंत्री थे, और हिंदुत्व के लिए जिसने अपनी सरकार शहीद की हो वो मटेरियल थे। भाषण अच्छा देते थे, अंग्रेजी से लेके हिंदी पे कमांड थी।
लेकिन समाप्त हो गए, क्योंकि दिल्ली का जो सिंहासन है वो सिंहासन अपने भाइयों की हत्या मांगता है। बलराज मोदक से लेकर तमाम चीजें हैं बीजेपी में भी, कांग्रेस में भी। जहां सत्ता संघर्ष के लिए कोई सामने आए, इसके पहले उसका खच्चीकरण होता है। योगी बाबा की कैबिनेट बनेगी तब आपको समझ में आएगा कैसे कैसे लोग कैबिनेट में बैठते हैं। योगी बाबा की अब चीफ सेक्रेटरी और वो सारी चीजें दिल्ली से तय होगी, और अब यूपी की सरकार दिल्ली से चलेगी, क्योंकि 2024 में यदि आपको 70 सीटें वापस लाना है, क्योंकि विपक्ष अब 125 पे है अखिलेश, और अखिलेश को भी समझ में आ गया कि घर बैठने से काम नहीं होगा। यदि 2 साल ये बचा हुआ अखिलेश यदि एक अच्छा विरोधी पक्ष सामने लाता है तो 72 में से 10-12 सीटें भी कम कर गया, 60 पे भी बीजेपी को लाया, और उसकी 12 सीटें भी बढ़ गई। तो ये चीजें यहाँ, तो ये जो चीजें हैं, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये करती है। इसलिए इट इज टू अर्ली टू से कि अभी 2024 में तो सिंह साहब के उसी डायलॉग पे फिदा हो गया कि वैकेंसी नहीं है, क्यों जबरदस्ती करे कि भाई सब्जेक्ट तो है ही है, मोदी जी को कुछ नहीं होने वाला है, और उसी ताकत से दहाड़ेंगे 2024 में। 2024 के चुनाव के बाद ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे कि एक नया जुगाड़ लाए भैया, वो हर चुनाव में नया जुगाड़ लाते हैं, और उस जुगाड़ के बारे में चुनाव खत्म होने के बाद हम बात करते हैं। कई बार हम पोस्टल बैलेट की बात करते हैं। इस बार बहुजन समाजवादी के साथ क्या पैक्ट हुआ? छोटी छोटी बातों पे केसेस हो रहे हैं ईडी के, और कोई देश में ऐसा कोई विपक्षी दल नहीं बसा है कि जिसके ऊपर ईडी ने उठाया नहीं होगा लोगों को, इनकम टैक्स और सीबीआई ने नहीं उठाया होगा। क्या ईडी के पास और सीबीआई के पास बहुजन समाजवादी पार्टी के केसेस पड़े नहीं है पेंडिंग? वो केसेस फाइल क्यों हो गए? उस केसेस पे नोटिस क्यों नहीं इशू होते हैं? मुझे तो किसी ने कहा कि बहन जी को कल गवर्नर बना दिया जाएगा कहीं का, तो आश्चर्य नहीं लगना चाहिए। एक दलित को गवर्नर बनाया हमने, स्त्री शक्ति पुरस्कार हो जाएगा उसको। ऐसा ही नहीं, मैडम ने सवाल छोड़ा है। पहले 2 फेज में 16 सीटें थी। पहला 2 फेज कौन से थे? पहले 2 फेज किसान आंदोलन वाले और मुसलमान वालों फेज थे। उसमें 16 सीटें थी रिजर्व्ड, 16 में से 15 पे बीजेपी ने कब्जा पा लिया है जी। तो यूं ही क्या बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 11% रह गया क्या? ये तमाम चीजें हैं, ये बीजेपी ने किया, ये करना पड़ा उनको, क्योंकि इजीली विक्ट्री दिख नहीं रही थी, जैसे गोवा में दिख रही थी, जैसे उत्तरांचल उत्तराखंड में दिख रही थी। तो इसीलिए तो संघ बहुत दूर की सोचता है। संघ के पास अभी बहुत स्वयंसेवक हैं जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। क्या फडणवीस का कद, क्या बिहार के चुनाव और गोवा के चुनाव जितवाने के बाद फडणवीस का कद ऊपर नहीं हुआ? लेकिन उनके हाथ में सत्ता नहीं है। सत्ता क्या होती है? अटल जी के हाथ में कौन सी सत्ता थी जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर बने? कहां के अटल जी चीफ मिनिस्टर थे? 40 साल का पार्लियामेंट का एक्सपीरियंस था उनके पास। पार्लियामेंट का उस एक्सपीरियंस था, तो ये भी चीफ मिनिस्टर रह चुके 5 साल महाराष्ट्र के जैसे राज्य के। कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है। आज ही बजट डिक्लेयर हुआ है। इस देश में प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करूंगा मैं 2022 के बाद। आज महाराष्ट्र का बजट 1 ट्रिलियन का अनाउंस हुआ है। अकेला स्टेट है देश में जो $1 ट्रिलियन का बजट अनाउंस कर गया है, और उसमें बहुत सारी फ्री की मामले बैठेंगे अभी, क्योंकि मैंने कल ही कहा था कि अब ये फ्री बीज का मामला जो है हर बजट में दबा के देगा। अब महाराष्ट्र में कितना कर्जा होगा, समुद्र में डूब जाएगा महाराष्ट्र, छोड़ दीजिए, लेकिन पहला राज्य है जो $1 ट्रिलियन का बजट लेके आया है, इकोनॉमी लेके आया है। ऐसा एक राज्य, आप पूरे देश की 5 ट्रिलियन बोल रहे हैं।